अपनी शादी को लेकर उत्सुक लीलावती उस घड़ी के ऊपर झुकी और उसके दुल्हन के जोड़े से एक छोटा सा मोती सीधा उस छेद में जा गिरा। बस पानी का बहना रुका, घड़ी कभी डूबी ही नहीं और वो अनमोल पल हमेशा के लिए हाथ से निकल गया। शादी तो हो गई, लेकिन भविष्यवाणी भी सच हो गई। कुछ ही समय बाद लीलावती के पति की मृत्यु हो गई और वो गहरे दुख में डूब गई। उसे यही लगता रहा कि उस एक मोती के गिरने की जिम्मेदार वही थी। इस बड़ी ट्रेजेडी के बाद कहानी एक बहुत ही अनोखे इलाज की तरफ मुड़ती है, जहां भास्कराचार्य अपनी बेटी के दुख को दूर करने के लिए एक बौद्धिक दवा तैयार करते हैं। ये शब्द सिर्फ सांत्वना नहीं थे, ये एक पिता का अपनी बेटी के लिए गहरा प्यार और उसे इस दुख से बाहर निकालने का पक्का इरादा दिखाते हैं। उन्होंने उसे सिर्फ दिलासा नहीं दिया, बल्कि जीने का एक नया मकसद दिया। उन्होंने लीलावती का ध्यान बंटाने के लिए उसे कोई छोटा मोटा काम नहीं दिया, बल्कि उन्होंने गणित के मुश्किल सवालों को कविता की खूबसूरती में लपेट दिया। ये पढ़ाने का एक ऐसा तरीका था जो लीलावती के दिमाग को तो चुनौती देता ही, साथ ही उसके मन को भी शांत करता। उस समय के हिसाब से ये वाकई एक क्रांतिकारी सोच थी। तो अब चलिए सीधे लीलावती के गणित में उतरते हैं और देखते हैं कि ये सदियों पुरानी पहेलियां आखिर काम कैसे करती थीं। ये सच में बहुत कमाल का है। जरा इस पहेली की भाषा देखिए। ये कोई सूखा बोरिंग सवाल नहीं है, ये तो एक कहानी है। हाथियों, गुफाओं और तालाबों की एक जीती जागती तस्वीर बनाती है, जिससे गणित एक मजेदार सफर जैसा लगता है। तो देखा आपने, वो जो इतनी खूबसूरत कविता लग रही थी, उसके पीछे ये पूरा का पूरा बीजगणितीय समीकरण छिपा हुआ है। हर एक लाइन, जैसे कि आधा और आधे का एक तिहाई गुफा में चला गया, सीधे सीधे समीकरण का एक हिस्सा बन जाती है। कमाल है ना? यही भास्कराचार्य की खूबी थी। उन्होंने मुश्किल से मुश्किल लॉजिक को एक दिलचस्प